नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर साइंस की इस क्लास में, जिसके अंदर अपना चल रहा था ER मॉडल। ER मॉडल जो था उसके अंदर हमने कल देखे थे कि किस प्रकार से दो एग्जाम्पल दिए थे आपको कि अगर रियल लाइफ में अगर वो सॉफ्टवेयर आपको चलाना आ गया, समझना आ गया, तो उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि एक स्टूडेंट का जो था उसके अंदर था और दूसरा था एग्जामिनेशन का, वो हम समझ पाए थे। आज हम दो और बेहतरीन एग्जाम्पल ले पाएंगे, क्योंकि देखो जो डाटाबेस होता है उसका सबसे बड़ा उपयोग जो किया जाता है वो बैंकों में किया जाता है। किसी व्यक्ति का अकाउंट है, उसके अंदर उसका पैसा जुड़ा हुआ है वहां पर, तो इस चीज को बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हम देखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक अकाउंट जो हैंडल होता है, किसी भी व्यक्ति का अकाउंट कैसे हैंडल होता है और उसके अंदर क्या पार्ट बनते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक किसी व्यक्ति का अकाउंट हो गया, तो अकाउंट के अंदर क्या होगा, उसका एक तो अकाउंट नंबर होगा, क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है। हमेशा हमें एक एट्रीब्यूट ऐसा लेना चाहिए जो कि यूनिक हो। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि जो अकाउंट नंबर होगा वो एक यूनिक प्रकार का एक एट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसके अंदर बैलेंस कितना होगा। अब उसके अंदर अपन बात करते हैं कि जो अकाउंट अगर है किसी का, तो बैंक के अंदर क्या करते हो आप, ट्रांजैक्शन करते हैं आप। ट्रांजैक्शन रेट से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि भैया ट्रांजैक्शन नंबर कितना हुआ, क्योंकि हो सकता है कि एक ही टाइम पर दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हो, तो यूनिकनेस बनाने के लिए ये अपन पता करेंगे कि ट्रांजैक्शन नंबर क्या है। ट्रांजैक्शन नंबर हो गया। अब दूसरी चीज हो गई कि ट्रांजैक्शन नंबर तो ठीक है, इसकी टाइम क्या हुआ, क्योंकि आप जब भी किसी ट्रांजैक्शन को करते हैं आपके फोन पर मैसेज आता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि इस इतने बजे इतने मिनट पर इस जगह से आपने ट्रांजैक्शन किया। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसका अमाउंट कितना था, ताकि आप इसके अंदर जो जोड़ गुणा घटाव जो करना होगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन, इसका इंपैक्ट एक दूसरे पर पड़े। भाई जैसे ही मैं अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकालूं तो मेरे अकाउंट के अंदर एक रिसिप्ट बननी चाहिए, उसको क्या कहेंगे अपन, लोग या फिर इसे हिसाब कह लीजिए, हिंदी में इसको हिसाब कहेंगे। तो हिसाब रखने के लिए ये जरूरी है। तो अभी आपने क्या देखा कि इस ER मॉडल की सहायता से ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज, जैसे मैं आपको बताता हूं, इसका एक टेबल बनेगा, अकाउंट टेबल। इसके अंदर क्या आएगी, दो चीजें, अकाउंट नंबर और बैलेंस। इसके अंदर क्या आएगा, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर, टाइम और अमाउंट, ये बना। अब तीसरी जो बनेगी वो बनेगी लॉग, LOG, लॉग। इसके अंदर क्या होगा, अकाउंट नंबर, जो कि जैसे कि यहां पर होगा 100 नंबर, अकाउंट नंबर, जिसके अंदर 5,555 रुपए का बैलेंस है। उसने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन नंबर हो गया 5वां, इसने 10:15 पर ट्रांजैक्शन किया और अमाउंट किया 3,000 रुपए निकाल लिए इसमें से, -300। ये जैसे ही इन्होंने निकाले तो लॉग फाइल के अंदर क्या बनेगा कि इस अकाउंट नंबर, किस अकाउंट नंबर, 100 नंबर की अकाउंट नंबर के अंदर ट्रांजैक्शन नंबर हुआ 5वां, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा, जिसका अमाउंट था -3,000 और रेस्ट बैलेंस कैसे निकालेंगे अपन
बैलेंस माइनस अमाउंट। तो बैलेंस था अपना 5,555 माइनस 3,000, तो कितने रुपए बच गए इसमें से? 2,555 रुपए। तो ये आपके पास एक बहुत ही बेसिक, और इसको आप एक तरीके से मैसेज भी भेज सकते हैं किसी को कि भाई आपने अपने अकाउंट में से इतने बच गए इतने मिनट पर, इस ट्रांजैक्शन नंबर से इतने रुपए निकाले ताकि आपकी राशि ये बच गई। तो ये बहुत इजीली समझ में आ गया आपको। आपने देखा कि ईआर मॉडल कितनी आसान कर देता है। अगर आपको कोई टेबल्स दे दे 3 प्रकार की, उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन कैसे होगा। अगर सोचो कि इसके अंदर 1 लाख से ज्यादा या फिर 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते, इसके अंदर 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते, तो आपको उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता। परंतु इसको ऊपरी तौर पे एक डेवलपर की नजर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक आपने देखा कि अच्छा इसके अंदर अकाउंट नंबर होता है, इसका बैलेंस इसके अंदर होता है, अच्छा इसके अंदर ट्रांजैक्शन नंबर है, इसका टाइम है और अमाउंट है इसका, अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब लॉग फाइल के अंदर क्या बनेगा, मुझे इसका तो अकाउंट नंबर ले लेना है, इसका ट्रांजैक्शन नंबर ले लेना है, यहां से अमाउंट ले लेना है, और इस बैलेंस से इस अमाउंट को जब मैं क्रॉस क्लियर करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा रेस्ट बैलेंस, और रेस्ट बैलेंस को मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा। तो अब नया बैलेंस इसके अंदर क्या बना, 2,555 रुपए। तो ये अपन ने देखा एक एग्जांपल जो कि बैंकिंग सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इससे अगला अपन एग्जांपल देखेंगे जो होगा कि आप ही के कॉलेज में, जैसे आप कॉलेज के अंदर आते हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को अपन कैसे यूज लेंगे, उसका किस प्रकार से चीजें होती है और कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे आप हर एक लाइब्रेरी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर होता है, जिसके ऊपर आप आते हैं, आप अपना जो बुक लिए आपने उसको जमा कराते हैं, और जो आपको बुक लेनी है वो आप वहां से असाइन करवाते हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर लाके देते हैं तो किस प्रकार की एंट्रीज बनती है, अगर आप फोक्स प्रो यूज ले रहे होते तो किस प्रकार की एंट्रीज बनती है वहां पर, वो अपन समझेंगे इसके अंदर। और ये टेबल्स जो होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे मैं इसके अंदर अकाउंट नंबर के साथ में उस यूजर की डिटेल्स भी लेना चाहूंगा तो वो भी होगी मेरे पास, या फिर हो सकता है कि उसके लिए मैं एक अलग से एक दूसरी अकाउंट नंबर या फिर कुछ यूजर डिटेल्स नाम की एक अलग से टेबल बनाऊं। तो अब अपना अगला एग्जांपल रहेगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 4 चीजें होती है। एक होती है कि बुक्स, अगर बुक्स नहीं तो लाइब्रेरी का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बात करता हूं बुक्स। बुक्स के क्या एट्रीब्यूट होते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मेरे पास है या नहीं है। दूसरा इसके अंदर क्या हो जाएगा कि इसकी प्राइस क्या है, इन द केस अगर आप खो देते हैं या फिर आप इसे खरीदना चाहते हैं, प्राइस क्या है इसकी। तीसरा हो गया कि इसका टाइटल क्या है, इसका क्या नाम है, जैसे कि ईआर मॉड्यूल से रिलेटेड कोई है बुक तो उसका ईआर मॉड्यूल की बुक होगा, या फिर रिलेशनल डाटाबेस से है तो रिलेशनल डाटाबेस से होगा। अब आता है यूनिकनेस, जो हर एक टेबल के अंदर आपको रखना चाहिए एक अच्छे डाटाबेस क्रिएशन के लिए, जो है बुक आईडी। आपने देखा कि बुक आईडी हो गई यहां पर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहां से, मैं इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा। बुक आईडी। अब इसके अंदर हो गया इसका ऑथर कौन है, इसको लिखा किसने है। भाई आप जाके बोल सकते हो ना कि दुपे लखियाणी की बुक चाहिए मेरे को, तो उसके लिए ऑथर का होना भी जरूरी है। तो ये हो गया एक बुक से रिलेटेड डाटा। अब दूसरा अपन एक बात करते हैं कि जो पब्लिशर इस बुक को जो छाप रहा है उसका क्या सीन है और उसका अपन कैसे यूज ले रहे हैं। पब्लिशर कौन होता है कि जिससे आप बुक्स मंगाते हैं, तो ये पब्लिशर आपको बुक्स भेजेगा और आपके पास अकाउंट में ये भी रहेगा कि कितनी बुक्स हैं मेरे पास, कितनी मंगवानी है, उस पब्लिशर से कितनी बुक मंगवाई है मैंने और उसको अमाउंट कितना देना है अभी बाकी। तो ये इस प्रकार का हिसाब रखने के लिए जरूरी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पब्लिशर आईडी पहली चीज हो गई इसके अंदर, पब्लिशर आईडी। दूसरा इसके अंदर हो गया कि इसका एड्रेस क्या है। एड्रेस में आपके अंदर
इसके फोन नंबर हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं और इसका सच्चा एड्रेस भी हो सकता है जो कि इनका नाम होगा। फिर इसके अंदर होगा इस पब्लिशर का नाम क्या है, जैसे टाइम्स हो गया, जैसे बालागुरु स्वामी की जो बुक्स होती है वो मैकलरिन से आती है, वो हो गई। अब इसके अंदर हो गया कि एक जो तीसरा बंदा, अब आप इसके अंदर आपका क्या रोल रहेगा कि एक तीसरा व्यक्ति आएगा, आपके पास बुक है, आपने पब्लिशर से बुक मंगवा ली, अब आप क्या करोगे, किसी मेंबर को दोगे इस बुक को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक मेंबर, जो कि एक स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, और ये पब्लिक लाइब्रेरी है तो कोई भी हो सकता है वहां पर। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसकी जो मेंबरशिप आईडी, सबसे पहले तो मेंबर की आईडी, इसके अंदर होगा कि मेंबरशिप की डेट कितनी है इसकी, ये कब से शुरू किया इन्होंने अपने साथ मेंबरशिप। अब ये हो गया कि टाइप ऑफ मेंबर, मैंने बताया ना कि एक टीचर भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है। तो जैसे आपके अंदर यहां पर रूल हो कि एक स्टूडेंट एक साथ 2 बुक्स ले सकता है, परंतु टीचर्स के लिए हो सकता है कि 5 बुक्स अलाउड हो, तो अलग अलग टाइप के यूजर्स के लिए अलग टाइप की बुक्स होती है इसके अंदर। इसके अंदर हो गया जैसे कोई पब्लिक लाइब्रेरी है तो उस व्यक्ति का एड्रेस लिखना भी आपके पास जरूरी है, तो एड्रेस हो गया, एड्रेस हो गया। अब अपन बात करेंगे कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, आपके इस मेंबर का, और इसके अंदर अगली एक चीज होगी कि इस व्यक्ति का जो एक्सपायरेशन डेट है, इस मेंबरशिप का एक्सपायरी डेट क्या है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से एक मेंबर से रिलेटेड ऐसे चीजें हो जाएगी। अब अपन इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, बोरो बाई, ये बुक को किसके द्वारा बोरो किया गया। तो इसके अंदर भी कुछ चीजें होगी जो अपन को ध्यान रखनी है कि भाई ये इसकी लास्ट डेट क्या है। जैसे कोई व्यक्ति एक बुक को 7 दिन के लिए लेके जा सकता है, तो बुक जब से जमा ऑथोराइज करवाई है उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको वापस लाके जमा करानी पड़ेगी, नहीं तो उसके लिए हो सकता है कि लेट फीस लग जाए उसके लिए। इसके अंदर होगा कि आपको रिटर्न की डेट, जैसे वो व्यक्ति वो क्या जाता है कि मैं 6 दिन के अंदर आपको रिटर्न कर दूंगा, तो रिटर्न डेट की इसके अंदर होगी कि भाई आज इस व्यक्ति ने इसको जमा कराया। और इसके अंदर होगा कि इन द केस अगर कोई व्यक्ति इसको फाड़ के ले आता है बुक को, या फिर इस बुक को गंदा कर देता है, तो क्या इसके अंदर कोई इश्यू था या फिर वो जैसी लेके गए थे वैसा ही था, तो इश्यू। और इसके अंदर ये भी होगा कि इश्यू कब की गई, टाइम और डेट के हिसाब से भी होगा कि इसको इश्यू कब किया गया। तो ये हो गया। अब इसके अंदर ये हो गया कि एक बुक जो होती है उसको पब्लिश किसने किया, पब्लिश्ड बाय। तो एक बेसिकली हमने समझा कि किस प्रकार से एक लाइब्रेरी का जो है, एक पब्लिशर ने एक बुक छापी, जिस पब्लिशर की आईडी ये है, जिसका एड्रेस ये है, जिसका नाम ये है, उसने ये बुक पब्लिश की और इसके यहाँ पर भेज दी। तो इसके यहाँ पर भेजने पर क्या पता चला कि इस बुक का टाइटल ये है, इस बुक की आईडी ये है, इस बुक को लिखा इसने है, इसकी प्राइस इतनी है, ये अवेलेबल है या नहीं है। फिर इसने इस बुक को किसी मेंबर ने, जिसका मेंबर आईडी ये है, जिसकी मेंबरशिप डेट शुरुआत कब से हुई है, इस मेंबर का टाइप क्या है, इस मेंबर का एड्रेस क्या है, नेम क्या है, और इसके इस सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट क्या है, ये हमने पता की। उस व्यक्ति ने इस बुक को बोरो किया तो उसके अंदर ये भी पता रखा जाएगा कि इसकी ड्यू डेट क्या है, कब तक ये बुक इसके पास रह सकती है, इसने वापस मेरे को लाकर कब दी, और इसको इश्यू कब की गई। या फिर इसके अंदर एक और जोड़ा जाएगा, बुक की हालत, जिसको अपन कह सकते हैं स्टेट, कि भाई बुक ढंग से आई कि नहीं आई, इसमें कुछ इश्यू तो नहीं था। ये सब चीजें इसके अंदर होती है। तो इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर अपन वही टेबल बना सकते हैं। यहां पर बुक्स नाम की टेबल बनेगी, जिसके अंदर बुक आईडी होगा,
और एक चीज, उससे पहले मैं एक चीज समझा दूं आपको कि जब हम किसी एंटिटी की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक रख रहे हैं, कि ऐसी कोई एक आईडी जो हर एक चीज में यूनिक हो, जिसको हम प्राइमरी की बना सकें। जैसे आपने देखा इस बुक की बुक आईडी है, इस पब्लिशर की पब्लिशर आईडी है, इस मेंबर की मेंबर आईडी है। ये जो है वो अपने आप में एक यूनिक नंबर होता है, जैसे आपका रोल नंबर होता है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ मैच नहीं कर सकता। तो ये आपने देखा कि ये एक एनरोलमेंट नंबर टाइप की एक स्थिति हो गई। अब जब मैं बात कर रहा हूं इस रिलेशनशिप के बारे में, ये जो होता है वो रिलेशनशिप दर्शाता है, ये जो होता है ये रिलेशनशिप दर्शाता है। तो हमने क्या देखा कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमने कोई भी इसके अंदर यूनिकनेस का वाला कोई फीचर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो टेबल बनेगी उसके अंदर वो जो कीज होगी, जैसे मैं यहां पर बनाता हूं बोरो बाई का एक ये बनाता हूं, तो क्या होगा, मेंबरशिप आईडी, कौन सी बुक ली गई उसका बुक आईडी, इसके बाद होगा कि बुक आईडी के बाद में ये चारों चीज इसके अंदर आ जाएगी, ड्यू डेट, रिटर्न डेट, यहां समझाते हैं इसको कि जैसे आपने देखा कि एक मेंबरशिप लेगा तो उसकी क्या होगा, ये बोरो बाई मेंबर आईडी, बुक आईडी। अब ये चारों के चारों इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि ड्यू डेट, रिटर्न और इश्यू, स्टेट। इसके अंदर क्या हुआ कि जब हमने ये बनाया तो इसके जो चार बात करते हैं ये यूनिक नहीं है। हो सकता है कि एक ही दिन किसी 2 या 5 या 10 मेंबर्स की बुक्स का ड्यू डेट हो सकता है। हो सकता है कि किसी एक दिन 10 लोगों ने रिटर्न की हो बुक को। हो सकता है कि उसका इशू डेट जो हो वो सेम हो, और हो सकता है कि स्टेट उसकी सबकी सेम हो, कि सभी के सभी अच्छी बुक्स लेके आ रहे हैं, उनको कोई फाड़ने का वो नहीं हो रहा है। बट जब हमने देखा कि इन दो आईडीज के अंदर जब हम बात करते हैं, ये जो प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल की थी वो यहां पर आके फॉरेन की तरह कार्य करती है। जब फॉरेन की तरह कार्य करती है तो इन दोनों को मिला के जब मैं अगर लिखता हूं, जैसे मैं बात करता हूं कि मेंबर आईडी 100, बुक आईडी 1507, ड्यू डेट 3/8, रिटर्न की डेट हो गई 2/8, इश्यू करवाया था इन्होंने 1 तारीख को, और स्टेट गुड। जब मैं ये बात करता हूं तो आपको यूनिकनेस नजर आ रही है कि 100 नंबर का यूजर जिसका नाम था XYZ, उसने बुक आईडी जो 1507 की थी जिसका नाम था SQL प्रोग्रामिंग, उसको 1 तारीख को इश्यू करवाया जिसकी ड्यू डेट 3 तारीख थी, उसको 2 तारीख को जमा करा दिया जिसकी हालत बहुत अच्छी थी। तो बहुत आसानी से आप इस डेटाबेस को समझ पाएंगे और आप जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व कर पाएंगे। आज ये दोनों आपने को समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल थे जो 4 हमने एग्जाम्पल किए ER मॉडल के अंदर। आपने देखा कि रियल लाइफ में किस प्रकार से ये सारे काम करते हैं और आपको हेल्प करते हैं किसी भी प्रकार के डाटाबेस को संयोजने में और उसका ध्यान रखने में। इसके अलावा अगर कोई इश्यू हो आपको तो आप बता सकते हैं, मैं एक बार फिर से इसको समझा दूंगा। हालांकि ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स थे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से एक बैंक अकाउंट जो होता है उसको मैनेज किया जाता है फोक्स प्रो के अंदर, कैसे डाटाबेस मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से एक लाइब्रेरी का जो डाटाबेस होता है उसको मैनेज किया जाता है। आज हमने ये सीखा। अगर आपको इसमें कोई इश्यू हो तो प्लीज बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।